हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टोरी कथा में। तो आज हम गुनाहों के देवता का प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। तो प्रथम खंड कुछ इस प्रकार है। अगर पुराने ज़माने के नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है। कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यकार्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की ज़िंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहर अंगारी तो शाम रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मलबा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पतरी की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ण कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन के हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम में इलाहाबाद का वातावरण नैस्तिथ्यम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बैरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दहसीज की तरह कलियों की आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फ़िज़ा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से पैर फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसम, फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां, सुबह की राजकुमारी की गुलाबी वृक्ष पर बिखरे हुए भौराले केसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखेर पड़ती है। एक ऐसे ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थी रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडल। भरा हुआ गोरा चेहरा, ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखेरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बापूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच कर नीचे फेंकने लगा। ज़मीन पर बिछने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पंक्तियाँ बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फाइलेंसी रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ।
डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती है तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उनके ही यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और अब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, पंक्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्च भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर तो आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ तब तक लोटस पॉन्ड तक ही घूम लेते हैं, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों को एकटक देख रहे थे। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निष्ठ कोटि के जीव हैं ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंदर बिसरैया हैं, एमए में पढ़ते हैं। आओ मिलाओ तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ा। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और साहस पड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद करके बिसरिया बोले, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे से बोला, हैं यार, सगल की चीज़, छेड़ो ज़रा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है। क्या होता है प्रेम? कविता क्यों लिखी जाती है? फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं मिलते जितने उपन्यास या कहानियाँ? बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन, चैत। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उलझलते हुए, कुछ परेशान और कुछ गुस्से में उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों का घृणा करता हूँ। कपूर को जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। यह है श्रीमान चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में इस रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाकर और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं यहाँ जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है।
मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुमने इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करते नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम्हें और कोई काम क्यों नहीं करते हो, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता को बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ़ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा और मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आईडी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्र कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका।